कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरओ एकेडमी में। आज हम बिहार पुलिस के 2014 में विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों का हल और उससे संबंधित बातों को इस वीडियो में देखेंगे, जो हमारे की तरफ बढ़ते हैं तथा उसका उत्तर को देखते हैं। पहला प्रश्न है, डीडी गुल शस्त्रागार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? पहला ऑप्शन है हैदर अली, दूसरा ऑप्शन है टीपू सुल्तान, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है डलहौजी। इसका सही जवाब होगा पहला ऑप्शन हैदर अली। हैदर अली के द्वारा डीडी गुल शस्त्रागार की स्थापना किया गया। हैदर अली 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना। उसकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में हो गई। इसके बाद इसका पुत्र टीपू सुल्तान मैसूर का अगला शासक बना। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच 4 प्रमुख लड़ाइयाँ हुई, जिसे हम आंग्ल मैसूर युद्ध के नाम से जानते हैं। चलिए हम चारों आंग्ल मैसूर युद्ध को देख लेते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है आपका ये संधि। सन भी आप याद रख सकते हैं, लेकिन संधि को महत्वपूर्ण है, आप याद रखना होगा। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1967 से 69 के बीच हुआ, 69 में समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 के बीच हुआ। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, जबकि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ। बात करें अगर प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो यह मद्रास की संधि के तहत समाप्त हुआ, जबकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मैंगलोर की संधि के तहत समाप्त हुआ, जबकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल आपका वेलेस्ली था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है कि सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया गया था? पहला ऑप्शन है कांस्य, दूसरा ऑप्शन है ताम्र, तीसरा ऑप्शन है लौह, चौथा ऑप्शन है टीन। इसका सही जवाब कांस्य। सिंधु सभ्यता के निवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला धातु कांस्य था। कांस्य की बात करें तो यह तांबा और टीन को मिलाने से बनता है। तांबा और टीन के मिलने से बनता है कांस्य। कांस्य के अधिक प्रयोग के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। बात करें इसके कुछ प्रमुख स्थलों की, तो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे बसा है। इसका स्थल मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये सिंधु नदी के किनारे बसा है। इसका स्थल कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे बसा है। कांसा और तांबा और टीन का मिश्र धातु है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई और वशीकरण का वर्णन है? पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है सामवेद, तीसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, चौथा ऑप्शन है अथर्ववेद। इसका सही जवाब होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई सामान्य मनुष्यों के विचार, जादुई भाषा और वशीकरण का वर्णन है। अथर्ववेद की बात करें तो अथर्ववेद वेदत्रयी में नहीं आता है। सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है, जबकि सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। सामवेद की बात करें तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है चौथा नंबर, यूनानी स्रोतों में अग्रमीज व जेंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा गया है? पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा ऑप्शन है उदयन, तीसरा ऑप्शन है महापद्मनंद, चौथा ऑप्शन है धनानंद। इसका सही जवाब ऑप्शन 4 धनानंद। यूनानी स्रोतों में अग्रमीज व जेंड्रमीज मगध शासक धनानंद को कहा जाता है। धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसे चाणक्य ने अपने गुरु जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से पराजित किया और नंदवंश का समाप्त कर दिया। नंदवंश की स्थापना महापद्म नंद के द्वारा किया गया था।
नंद वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश की स्थापना हुई। धनानंद की बात करें तो धनानंद सिकंदर का समकालीन था। यह धन का बहुत लोभी था। अगर बात करें मगध पर तो मगध पर कई सारे वंश का स्थापना हुआ, जैसे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, उसके बाद कर्ण वंश और भी बहुत सारे वंश का स्थापना हुआ, जिसमें से हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। इसकी राजधानी राजगृह थी, राजगृह या गृहब्रज थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली बनाया, जबकि इसका अगला शासक कालाशोक अपनी राजधानी पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा रुहेलखंड किस मुगल राजा के मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हुआ? ऑप्शन पहला है औरंगजेब, ऑप्शन दूसरा है शाहजहां, ऑप्शन तीसरा है जहांगीर, ऑप्शन चौथा है अकबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात रुहेलखंड मुगल से स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र राज्य बना। रुहेलखंड के संस्थापक थे वीर दाऊद और अली मुहम्मद बंगस। बात करें अगर औरंगजेब की तो औरंगजेब सुन्नी था, इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगर अकबर की बात करें मुगल वंश में तो दीन इलाही धर्म की स्थापना किया था। मुगल शासक शाहजहां के समय जो स्थापत्य कला था अपने चरम उत्कर्ष पर था, और जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। बात करें अन्य राज्यों की तो अवध का संस्थापक सआदत खां था, जबकि हैदराबाद का संस्थापक चिनकलीज खां, जबकि बंगाल जो है उसका संस्थापक मुर्शिद कुली खां था। चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है पानीपत के तीसरे युद्ध में मुगल शासक मराठा के संरक्षण में आ गए। पहला ऑप्शन है शाह आलम या शाह आलम द्वितीय, शाह आलम होगा, शाह आलम द्वितीय नहीं, शाह आलम होगा। पहला ऑप्शन है शाह आलम, दूसरा ऑप्शन है सिराजुद्दौला, तीसरा ऑप्शन है मीर जाफर होगा, चौथा ऑप्शन है मीर कासिम। इसका सही जवाब होगा शाह आलम। सही जवाब होगा शाह आलम। शाह आलम पानीपत के तृतीय युद्ध में मुगल शासक जो थे वो मराठा के संरक्षण में आ गए। बात करें पानीपत की तीसरी लड़ाई तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ तथा मराठों की हार हुई। पानीपत की 3 लड़ाइयाँ प्रमुख हैं, जिसमें से तीसरी लड़ाई देख लिए। दूसरा युद्ध की बात करें तो यह 1556 में हुआ था। यह मुगल शासक अकबर और हेमू के बीच हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुए थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई मुगल वंश के संस्थापक बाबर और लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई तथा भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। पानीपत की बात करें तो पानीपत जो है हरियाणा राज्य में है। चलिए अब हम लोग आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 1798 में भारत का गवर्नर जनरल बनकर कौन आया? पहला ऑप्शन है वेलेजली, दूसरा ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग, तीसरा ऑप्शन है थॉमस हिस्टोप, चौथा ऑप्शन है ऑक्टन लोनी। इसका सही जवाब होगा वेलेजली। वेलेजली 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया। इसका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। यह स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। इसने भारत में सहायक संधि शुरू की। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला राज्य हैदराबाद था, जिसने सहायक संधि को स्वीकार की थी। वेलेजली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया था। इंदौर के होलकर थे, उन्होंने सहायक संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है अजंता और एलोरा की गुफा कहाँ है? पहला ऑप्शन है औरंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है इलाहाबाद, तीसरा ऑप्शन है भुवनेश्वर, चौथा ऑप्शन है मदुरई। इसका सही जवाब है औरंगाबाद। अजंता और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है। औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। वर्तमान में औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया गया है। अजंता की गुफा की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता की गुफा संख्या 17 के जो चित्र हैं उसको चित्रशाला कहा जाता है। कन्हेरी और एलिफेंटा की गुफाएं मुंबई में है। चलिए हम अब अगले प्रश्नों को देखते हैं।
अगला हमारा प्रश्न 9वां है, सेंधौ निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? पहला है आपका मातृदेवी की उपासना, दूसरा है लिंग एवं योनि की पूजा, तीसरा है पशु पक्षी वृक्ष एवं नाग की पूजा, चौथा है विशिष्ट मूर्ति पूजा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशिष्ट मूर्ति पूजा। सेंधौ निवासियों के धार्मिक जीवन में विशिष्ट मूर्ति पूजा का विद्यमान नहीं था। सेंधौ निवासी मातृदेवी की उपासना करते थे, इसका प्रमाण मिलता है। लिंग एवं योनि पूजा का प्रमाण भी मिलता है। पशु पक्षी एवं वृक्ष नाग की पूजा का भी प्रमाण मिलता है। बात करें सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता आध ऐतिहासिक काल में आता है। सिंधु घाटी सभ्यता इस सभ्यता में कांसे का प्रयोग बहुत हुआ, इसीलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। यह एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन और सुव्यवस्थित जल निकाय प्रणाली के लिए जानी जाती है। इसके प्रमुख स्थल की बात करें तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बात करें मोहनजोदड़ो से, तो मोहनजोदड़ो से एक विशाल स्नानागार मिला है और एक अनागार भी मिला है। जो अनागार है मोहनजोदड़ो से मिला है सिंधु सभ्यता में, वह संभवतः सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा इमारत माना जाता है। कांसे की एक नर्तकी मोहनजोदड़ो से ही मिला है। चलिए आगे देखते हैं हम रंगपुर और लोथल से चावल के दाने का साक्ष्य मिला। चलिए अब हम आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन सा वंशानुक्रम राजा नहीं बल्कि उसे चुना गया? पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा ऑप्शन है धर्मपाल, तीसरा ऑप्शन पाल, चौथा ऑप्शन है महिपाल। इसका सही जवाब होगा गोपाल जो पाल वंश का राजा था, पाल वंश का संस्थापक था, वो वंशानुक्रम राजा नहीं था बल्कि उसे जनता ने चुना था। जब बंगाल के शासक शशांक की मृत्यु हो गई, उस एक शताब्दी वर्षों तक बंगाल का क्षेत्र जो था वो अराजकता फैली थी। उसके बाद वहाँ के लोगों ने गोपाल को वहाँ का राजा चुना। संस्थापक था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश हिंदू धर्म के थे लेकिन वह बौद्ध धर्म को मानते थे। बात करें अगर विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो पाल वंश के महान शासक धर्मपाल के द्वारा बनवाया गया था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो पाल शासक गोपाल के द्वारा बनाया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था, जिसको विध्वंस कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के किनारे अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा? आपका पहला ऑप्शन है राजाराज, दूसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय, चौथा ऑप्शन है विजयालय। बात करें इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब होगा राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी कावेरी नदी के मुहाने पर स्थापित किया, जिसका नाम गंगईकोंड चोलपुरम रखा। अगर बात करें चोल वंश का, तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। चोल वंश का सब महान शासकों में राजेंद्र प्रथम भी आता है और राजा राज भी। राजा राज जो था वो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं, उसका स्थापना किया था। चोल शासक स्थानीय स्वशासन के लिए जाने जाते हैं। चोलों की नाविक शक्ति मजबूत थी। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? पहला ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस, तीसरा ऑप्शन है कर्जन, चौथा ऑप्शन है वेवेल। इसका सही जवाब होगा कर्जन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को बढ़ावा दिया गया। कर्जन के समय ही सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। बात करें अगर पुलिस सेवा, नागरिक सेवा और भारत में अस्थायी बंदोबस्ती, तो ये कॉर्नवालिस के समय लागू हुआ। भारत में नागरिक सेवा और पुलिस सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जबकि अस्थायी बंदोबस्ती कॉर्नवालिस के समय लागू हुई थी।
चलिए हम अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा है डलहौजी, तीसरा है वेलेस्ली, चौथा है कॉर्नवालिस। इसका देखते हैं। जो वारेन हेस्टिंग था उसका कार्यकाल था 1772 से 85 तक। कॉर्नवालिस का काल 1786 से 93, वेलेस्ली 1798 से 1805 और डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 तक था। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आ जाएगा वारेन हेस्टिंग्स 1 नंबर, तो 1 नंबर पहला और तीसरा दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका कॉर्नवालिस है 4, तो इसमें भी है और इसमें भी है। आगे देखते हैं हम लोग, वेलेस्ली आ जाएंगे, तो वेलेस्ली तीसरे नंबर पर। तो आपका पहला जो है कूट 1, 4, 3, 2 सही है। इसमें से पहला कार्यकाल आपका इसमें वारेन हेस्टिंग्स का हो जाएगा, दूसरा कॉर्नवालिस का, तीसरा वेलेस्ली और चौथा डलहौजी का। वारेन हेस्टिंग्स के समय प्रथम मदरसा का स्थापना किया गया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता भी माना जाता है। वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहता है। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता 1916 किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है गांधी जी और अंग्रेज़ों के बीच, दूसरा ऑप्शन है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच, तीसरा ऑप्शन है अंग्रेज और मुस्लिम लीग के बीच, चौथा ऑप्शन है अली बंधु और मौलाना आज़ाद के बीच। इसका सही जवाब होगा कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच। लखनऊ समझौता 1916 कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ, जिसके कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया। बात करें अगर मुस्लिम लीग की, तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में ढाका में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया, जबकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई। उस समय भारत का वायसराय डफरिन था। कांग्रेस के संस्थापक एओ ह्यूम थे। कांग्रेस का पहला बैठक मुंबई में ही हुआ, जिसकी अध्यक्षता बोएमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। चलिए हम अगला और आखिरी प्रश्नों को देखते हैं। आखिरी प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? पहला ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, दूसरा ऑप्शन है आपका असहयोग आंदोलन के समय, तीसरा है बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय। स्वदेशी आंदोलन जो शुरू हुआ वो बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय हुआ। चलिए इसके कुछ प्रश्नों पर देखते हैं हम नज़र। बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो यह 1930 में प्रारंभ हुआ। बात करें अगर असहयोग आंदोलन की, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। उस समय भारत का उस समय वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन इसी दिन जारी हुआ। 16 अक्टूबर